गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इससे पहले हम लोगों ने इन्वायरमेंटल स्टडीज में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा, समावेशी विकास के बारे में। उसके बाद हम लोगों ने पारिस्थितिकी के बारे में पढ़ा कि पारिस्थितिकी में हम लोग किस किस चीज़ों का अध्ययन करते हैं, पारिस्थितिकी होता क्या है। आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक है पारिस्थितिकी तंत्र, इंग्लिश में इकोसिस्टम कहते हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र में होता क्या है उसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। कैसे किसी भी क्षेत्र को हम लोग इकोसिस्टम बोल सकते हैं। इकोसिस्टम एक एक क्षेत्र को इकोसिस्टम बनाने के लिए कौन कौन से घटक की जरूरत है, वे सभी चीजें आज की क्लासेस में हम लोग डील करेंगे। तो आइए पहले देखते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा क्या होती है। इकोसिस्टम एक प्रकार की प्राकृतिक इकाई है जिसके अंतर्गत एक क्षेत्र विशेष प्रकार के जीवधारियों जैसे पौधे, जीव जंतु और अणु जीव को अंदर सम्मिलित करते हैं, जो कि अपने अजैव पर्यावरण के अंतःक्रिया करते हुए एक संपूर्ण जैविक इकाई का निर्माण करते हैं। ये सभी अपनी अपनी सीमा में निरंतर क्रियाशील होकर सूत्रबद्ध रूप में संतुलित स्थिति को बनाए रखते हैं। इस प्रक्रिया में जैव अजैव तत्व, वनस्पति, जीव जंतु एवं भौतिक परिवेश इस क्षेत्र को एक प्रयोगशाला के रूप में प्रयोग करते हैं। सौर ऊर्जा, मृदा एवं जल के उपयोग में जैव तत्वों का उत्पादन एवं विकास एक चक्र के रूप में चलता रहता है। इसी प्रक्रिया के कारण पारिस्थितिकी तंत्र या परितंत्र में उत्पादन और उपयोग के माध्यम संतुलन बना रहता है। और तंत्र तथा की रचना रचना कार्बनिक गतिशीलता आधारभूत पक्ष है, जो एक जटिल, संतुलित एवं नियंत्रित रूप से किसी भौतिक तंत्र के समान कार्य करते हैं। इस प्रकार की प्रकृति में जैव या अजैव संगठनों के मध्य पदार्थ और ऊर्जा के आदान प्रदान के तंत्र व्यवस्था को ही पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। इतना बड़ा एग्जाम्पल में यही समझाया है। किसी भी क्षेत्र में अगर किसी भी क्षेत्र को इकोसिस्टम बोलना है तो उसके लिए क्या होने चाहिए कि सौर ऊर्जा, मृदा एवं जल के जो उपयोग हैं वो, और जितने भी मेरे जीव जंतु, अणुजीव या पौधे हैं, उनके बीच में एक सम्मिलन होना चाहिए। वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहे। ठीक है। उस उस एरिया को, अगर उस एरिया में ऐसा कुछ होता है तो उसे हम लोग बोल सकते हैं कि वो इकोसिस्टम है। तो जैसे विभिन्न विभिन्न, अब इकोसिस्टम में इको का मतलब क्या होता है, सिस्टम का मतलब क्या होता है। इको का मतलब होता है कि चारों ओर की प्राकृतिक पर्यावरण अथवा स्थानीय परिस्थिति से है, और सिस्टम का मतलब एक तंत्र होता है। तो हम लोग एक तरह से कह सकते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र एक अंतःक्रियात्मक और अंतःनिर्भर सम्मिश्र प्राकृतिक व्यवस्था है। अब इस पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग 1935 में जी टॉमसन ने किया था। ठीक है। इसकी परिभाषा देते उन्होंने कहा था कि पारिस्थितिकी तंत्र भौतिक तंत्रों का एक विशिष्ट प्रकार है तथा इसकी रचना जैविक और अजैविक घटकों से होती है। ये जैविक घटक क्या है और अजैविक घटक क्या है, ये आगे हम लोग पढ़ेंगे। यह जैविक घटक मतलब जो जीवन से जैविक मतलब में जिसमें पौधा आ जाएगा, ठीक है, जीव जंतु आ जाएंगे, ये सब जैविक घटक है। अजैविक घटक में ऐसी चीजें जैसे कार्बन, जो हम लोग को अजीव है, अजैविक है, मतलब जिसका डायरेक्टली कोई इकोसिस्टम से कंसर्न नहीं है, बट उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा रहती है। जैसे
मतलब कोई भी जानवर अगर मर जाता है तो उसपे जानवर मरने पर उसका अपघटन होता है। अपघटन जब उसका होता है तो अपघटन जो होता है वो अजैविक फॉर्म में होता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म में होता है। इनऑर्गेनिक मतलब कि वो कार्बन के फॉर्म में टूटेगा, सल्फर के फॉर्म में टूटेगा, ह्यूमस के फॉर्म में निकलेगा। ठीक है, ये सब अजैविक घटक के अंदर आएंगे। तो टांसले ने अपने परिभाषा में बताया कि पारिस्थितिकी तंत्र एवं पारिस्थितिक तंत्र भौतिक तंत्रों का एक विशिष्ट प्रकार है तथा इसकी रचना जैविक और अजैविक घटकों से होती है। यह अपेक्षाकृत स्थिर व समस्थित होता है। वह खुला तंत्र है तथा विभिन्न आकार एवं प्रकारों का होता है। अब कौन कौन से आकार प्रकार का होता है, जैसे अगर आप किसी तालाब की बात कर रहे हैं, तालाब भी एक पारिस्थितिकी तंत्र हो सकता है। के अंदर बहुत सारे एक्वेटिक फिश होंगे, ठीक है, प्लांट्स होंगे, वहां पे भी कुछ ना कुछ एक तंत्र बन रहा होगा, तभी वहां पे मछलियां सस्टेन कर पाती हैं। तो तालाब का परितंत्र हो जाता है। ऐसे ही जब हम वनों में जाते हैं तो वनों का परितंत्र हो जाता है, पारिस्थितिकी तंत्र हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही जब हम लोग समुद्र में जाते हैं तो समुद्र का पारिस्थितिकी तंत्र हो जाता है। तो अलग अलग पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं, ये सब चीजें हम लोग आगे पढ़ेंगे। हमारा पूरा पृथ्वी भी एक पारिस्थितिकी तंत्र है जिसके अंदर मनुष्य, जीव जंतु, पेड़ पौधे, विभिन्न प्रकार के विभिन्न प्रकार के जातियां निवास करती रहती हैं। तो हमारा पृथ्वी भी एक पारिस्थितिकी तंत्र है। अब उसी पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पारिस्थितिकी तंत्र और है, जैसे तालाब का पारिस्थितिकी तंत्र, वनों का पारिस्थितिकी तंत्र, मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है, आपका महासागरीय पारिस्थितिकी तंत्र। ऐसे करते करते बहुत सारे पारिस्थितिकी तंत्र हैं। तो टांसले ने अपने परिभाषा में जो बताया तो बताया। उसके बाद हम लोग को 1942 में एक इन्वायरमेंटल से एर आर लिंडमैन, उन्होंने बताया कि परितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किसी भी परिभाषा में किसी स्थान, समय, इकाई के अंतर्गत भौतिक तथा रासायनिक जैविक प्रक्रियाओं में से निर्मित तंत्र के लिए किया जाता है। उन्होंने यह भी बताया कि परितंत्र में खनिज एवं पोषक संरचना की गतिशीलता होती है। ठीक है, तो मेरे पास दो डेफिनेशन आ जाती है। एक तो आपका परितंत्र क्या होता है, परितंत्र को टांसलिक परिभाषा और लिंड्समैन की परिभाषा, ये दोनों परिभाषा इंपॉर्टेंट मान ली जाती है। तो आप, जैसे मैंने इसमें हाईलाइट किया है लेकिन आप देख नहीं रहा होगा हल्का सा। ठीक है, तो लिंड्समैन की और इनकी ये इंपॉर्टेंट परिभाषा हो जाती है। इसको आपको याद करना पड़ेगा पॉइंट पॉइंट, नहीं तो वैसे बहुत सारे स्पर्क के हैं, एकर्थ के हैं, वुडवर्थ के हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी परिभाषाएं दी हैं। आप किन्हीं की दो तीन लोग का इंपॉर्टेंट पॉइंट टू पॉइंट याद कर लीजिएगा, जिसमें टांसले इंपॉर्टेंट है क्योंकि टांसले ने सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग किया था, शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, और उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई किया था लिंडमैन ने। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है पारिस्थितिकी तंत्र के। अब देखिए यहाँ पे एक पृथ्वी को परितंत्र के रूप में दिखाया गया है। इसके अंदर घास है, वन है, मानव है, मरुस्थल है। ठीक है, स्वपोषी मतलब जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। ठीक है, स्वच्छ जल, सागरीय जल। स्वपोषी से वो उपभोक्ता में आता है, मतलब प्रोड्यूसर, पहले प्रोड्यूसर बनाता है खाना, उसका कंज्यूमर कंज्यूम करता है, फिर ये इसका अपघटन होता है। जब वो जीव जंतु मर जाते हैं तो उसका अपघटन होता है, फिर वो इसमें स्वपोषी के फॉर्म में, फिर वो पौधे के फॉर्म में। अब पौधा अगर खाना बना रहा होगा तो कुछ जैविक घटक से ही मिल के बना रहा होगा, या प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना रहा होगा। ये एक दूसरे से चक्रीय फॉर्म में, एक साइक्लिक चक्र के फॉर्म में चलता रहता है। ये बनाएगा, ये खाएगा, ये खाएगा तो फिर ये मरेगा, तो इसके द्वारा स्वपोषी पत्र वापस मिलेगा। ये एक तरह से चक्रीय फॉर्म में चलता रहता है। ठीक है, यही सब चीजें इसके अंदर बताया गया, इसको पढ़ लीजिएगा और जहाँ जहाँ हाईलाइट किए हैं वहां उसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो हम लोग का पढ़ना है वो पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषताएं पढ़ना है कि इनकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं। तो पहली विशेषता इसमें होती है कि यह एक संख्यात्मक इकाई है। इसके अंतर्गत जैविक तथा अजैविक घटक बृहद स्तरीय चक्रीय क्रियाविधियों के माध्यम से घनिष्ठ रूप में एक दूसरे से संबंधित आबद्ध होते हैं। यह विभिन्न प्रकार की ऊर्जा द्वारा संचालित होता है।
किंतु सौर ऊर्जा सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। इसका एक मापक और एक आकार होता है, ठीक है? इसकी निजी उत्पादकता ऊर्जा की मात्रा की सुलभता पर निर्भर करती है। यह किसी भी क्षेत्र में प्रति समय इकाई में जैविक पदार्थों की वृद्धि की द्योतक होती है। पारिस्थितिकी तंत्र से प्राकृतिक संसाधन मिलते हैं, यह स्वजनित तथा स्वनियंत्रित होते हैं, ठीक है? इसके विकास के विभिन्न अनुक्रम होते हैं। अनुक्रमों की संक्रमणीय अवस्था को घेरे कहते हैं, ठीक है? यह एक सुव्यवस्थित तथा सुनिश्चित स्वरूप का प्रणाली तंत्र है। इसके अध्ययन से पर्यावरण के प्रबंधन तथा व्यवस्था में पारिस्थितिकी तंत्र से सहायता मिलती है। इसमें पृथ्वी के धरातल पर एक सुनिश्चित क्षेत्र का सुनिश्चित समय में इकाई के रूप में अध्ययन करते हैं, ठीक है? वही बता रहा है कि एक सुनिश्चित क्षेत्र, उस सुनिश्चित क्षेत्र को हम लोग एक सुनिश्चित इकाई बोलते हैं। ये हम एक इकाई की, जैसे वन का अगर परितंत्र, वन परितंत्र की अगर हम लोग स्टडी कर रहे होंगे तो वो एक इकाई हो गई। वो एक क्षेत्र मात्र नहीं, वह एक इकाई के रूप में गिना जाएगा। ऐसे ही समुद्र परितंत्र का जब अध्ययन करेंगे तो वो भी एक इकाई मानी जाएगी। तो ऐसे विभिन्न इकाइयों का हम लोग अध्ययन करते हैं, ठीक है? ये इसकी विशेषताएं होती हैं हर इकाई के फॉर्म के। नेक्स्ट है जो टॉपिक है वो उसके क्लासिफिकेशंस हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र कितने प्रकार के होते हैं या कितने प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। तो बहुत से लोगों ने बहुत प्रकार की वर्गीकृत किया है। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ओडम ने किया है। ओडम ने पारिस्थितिकी तंत्र को 4 प्रकार में वर्गीकृत किया है। अब इसको आपको डिटेल नहीं पढ़नी, आपको बस चारों का नाम याद रखना है कि असहायी प्राकृतिक सौर ऊर्जा प्रेरित पारिस्थितिकी तंत्र मतलब अनसब्सिडाइज्ड नेचुरल सोलर पावर इंड्यूस्ड इकोसिस्टम। इसमें क्या होता है कि इसमें सौर ऊर्जा जो होती है वो महत्वपूर्ण इकाई का काम करती है, महत्वपूर्ण इकाई का काम करती है। नेक्स्ट जो है मेरा वो नेचर सब्सिडाइज्ड सोलर पावर इंड्यूस्ड इकोसिस्टम है। उसके बाद ये है उसके लिए इन चारों का बस आप हेडिंग नोट करना, ठीक है? हेडिंग नोट करना और इन चारों में एक एक पॉइंट, दो दो पॉइंट आपको नोट करना होगा। क्या है कि ओडम का है, ओडम ने इसको 4 भाग में डिवाइड किया है। ये किसके है? ऊर्जा के स्रोत के एवं स्तर के आधार पर इसको डिवाइड किया गया है। ओडम ने पारिस्थितिकी तंत्र को ऊर्जा के स्रोत एवं स्तर के आधार पर वर्गीकृत किया है। ऊर्जा के स्रोत मतलब देखो पहले वाले में ऊर्जा का जो स्रोत था वहां पे सिर्फ और सिर्फ सौर ऊर्जा थी। दूसरे वाला में जो है वहां पे सौर ऊर्जा के साथ साथ विभिन्न घटक भी हैं, जैसे ज्वार भाटा, वायु प्रवाही, रनिंग वाटर, जैव भू रासायनिक चक्र, ये सभी मतलब सौर ऊर्जा के साथ साथ इन सभी का भी मिश्रण। तीसरे वाले में क्या है कि अनुपूरक होते हैं, ठीक है? अब मानव प्रकृति में अपने लाभ के लिए अनुपूरक ऊर्जा की आपूर्ति बहुत पहले से करता आ रहा है। यह प्रकृति की उत्पादकता में वृद्धि, खेतों को खाद डालकर अच्छे बीज बोएगा, मतलब यहाँ पे जो भी कार्य कर रहे हैं वो मानव कर रहा है, ठीक है? ऐसे ही एक नगरीय औद्योगिकरण, ये ठीक है, यहाँ पे उद्योग के कारण इकाई बन रही है। तो हर चारों में अलग अलग चीजें बन रही हैं, ठीक है? तो इसको साथ साथ मतलब आपको याद तो करना ही करना है, बट इसको साथ साथ लेते हुए भी चलना है कि क्या चीज इसमें इम्पोर्टेंट, क्योंकि ऊर्जा के आधार पर इसको वर्गीकृत किया गया है। ऐसा ही अगर हम दूसरा वर्गीकरण करना चाहें निवास स्थान के आधार पर, तो निवास स्थान के आधार पर हम लोग अगर वर्गीकृत करेंगे तो एक टेरिटोरियल बनेगा, ठीक है? जो एक टेरिटोरियल मतलब जो जमीन पे परितंत्र पाए जाते हैं, और एक एक्वेटिक परितंत्र बनेगा मतलब जो पानी में परितंत्र पाए जाते हैं। तो निवास स्थान के आधार पर 2 तरह के हो गए, एक तो महाद्वीप, महाद्वीप में जो बनेंगे, और एक हो गया महासागरीय जो महासागर में बनेंगे, ठीक है? तो इस प्रकार 2 तरह के परितंत्र निवास स्थान के आधार पर भी बन सकते हैं। आइए हम देखते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र, अगर किसी क्षेत्र को हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं तो उसके लिए 3 दो घटकों की जरूरत होती है। उसमें जो पहला घटक होता है वो जैविक घटक होता है और दूसरा घटक होता है अजैविक घटक। जीवधारियों किसी भी समुदाय के जीवों में परस्पर पोषण संबंध होते हैं। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र को पोषण के पारस्परिक संबंध के आधार पर निम्नलिखित 3 भागों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन से विभाग हो गए? अब देखो इसमें एक उत्पादक हो गया, उत्पादक, उपभोक्ता और कंज्यूमर। उत्पादक क्या होता है? उत्पादक वो होता है जो अपना खुद का भोजन बनाता है, ठीक है? जैसे इसी को हम लोग हेट्रोटॉपिक भी बोलते हैं, कहीं कहीं इसको हम लोग प्राइमरी प्रोड्यूसर भी बोलते हैं, मूल उत्पादक, या कहीं कहीं स्वपोषी बोलते हैं, या कहीं कहीं उत्पादक बोलते हैं, ठीक है? तो इतना बड़ा इसको आप पढ़ लीजिएगा, इसके अंदर यही लिखा है कि जो जो खुद का भोजन खुद बनाए, जैसे पौधा प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना खुद का भोजन बनाता है,
तो जो खुद का भोजन बनाए उसे हम लोग स्वपोषी या ऑटोट्रोफ्स या प्राइमरी प्रोड्यूसर, ठीक है, प्राइमरी प्रोड्यूसर या हेटरोट्रॉफिक बोलते हैं। नेक्स्ट जो आता है मेरा वो उपभोक्ता आता है, परपोषी। उपभोक्ता कहो, परपोषी कहो, इंग्लिश में कंज्यूमर कहो या पैगोट्रॉप्स कहो, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये दूसरों पे डिपेंड करते हैं, ये अपने भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंड करते हैं। जैसे जीवधारी, जैसे इसमें 3 प्रकार के चीज़ आ जाएँगी, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता और उच्च मांसाहारी। प्राथमिक उपभोक्ता मतलब प्राइमरी कंज्यूमर में कौन आ जाएगा? वे शाकाहारी, इन्हें शाकाहारी कहते हैं जो कि सिर्फ़ पेड़-पौधे खाते हैं, ठीक है? इसके अंतर्गत सभी जीव-जंतु आते हैं जो अपना भोजन पेड़-पौधों से प्राप्त करते हैं। तो प्राइमरी ये इम्पोर्टेंट है, इसको हम हल्के में नहीं ले सकते। अभी आगे आएगा कि कैसे प्राथमिक उपभोक्ता जब द्वितीय उपभोक्ता को खाता है तो कितना ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। तो यहाँ पे चीज़ें इंपॉर्टेंट याद रखनी पड़ेगी कि आपको अगर जो भी शाकाहारी है वो प्राइमरी प्रोड्यूसर है, सॉरी वो प्राइमरी कंज्यूमर है, क्योंकि वो भोजन को कंज्यूम कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ प्लांट, ये वो शाकाहारी होता है। द्वितीय उपभोक्ता में आ जाएगा आपका मांसाहारी प्राणी। मांसाहारी प्राणी जो जीव जंतु खाते हैं, जैसे आपकी चिड़िया, छिपकली, झिंगुर, मेढक, चीता। तृतीय उपभोक्ता में इसके अंतर्गत वे मांसाहारी प्राणी आते हैं जो अन्य मांसाहारी प्राणियों को खाते हैं, ठीक है। एक तो होता है कि मांसाहारी जो अन्य मांसाहारी प्राणी को खाते हैं, जैसे बाघ, गिद्ध, सांप मेढकों को खाता है तथा सांप को बाघ या गिद्ध खाते हैं, तो इस स्थिति को उपभोक्ता हो गया है। मांसाहारी प्राणी जो शाकाहारी जीवों को खाते हैं वो द्वितीय उपभोक्ता कहलाएंगे, ठीक है। 2 तरह के हो गए मांसाहारी, जो शाकाहारी जीवों को खिलाएं खाएंगे वो द्वितीय उपभोक्ता, और जो मांसाहारी प्राणी को खाएंगे वो तृतीयक उपभोक्ता हो जाते हैं। और ऐसे ही एक होता है उच्च मांसाहारी। उच्च मांसाहारी वे होते हैं जो अन्य मांसाहारियों को मारकर खा सकते हैं, किंतु उन्हें अन्य कोई जीव जंतु या जानवर नहीं खा सकता है, जैसे शेर, चीता, मगरमच्छ, उल्लू तथा बाज, ठीक है। ये एक दूसरे को मार के खा सकते हैं, लेकिन सॉरी, ये मांसाहारियों को तो मार के खा सकते हैं लेकिन इनको कोई मार के नहीं खा सकता। तो ये 4 प्रकार के आपके उपभोक्ता हो गए, इनको याद रखना पड़ेगा कि प्राथमिक उपभोक्ता में मेरा शाकाहारी जीव जंतु आते हैं, जीव जंतु पौधे जो भी आते हैं। द्वितीय उपभोक्ता में वे आते हैं जो अपने भोजन दूसरों पे डिपेंड करते हैं, और वो किसको खाते हैं? शाकाहारी लोग को खाते हैं, ठीक है। तीसरे वाले में मांसाहारी, वो मांसाहारी आते हैं जो सिर्फ मांसाहारी लोग को खाते हैं, और चौथे में वो आते हैं जिसे उच्च मांसाहारी कहते हैं, जिसे वो मांसाहारी को तो खा सकते हैं लेकिन उनको को नहीं खा सकते। जैसे तीसरा जो आता है वो अपघटक होता है। अपघटक यहाँ पे देखो लिखा है डिकम्पोजर्स या सेप्रोट्रॉप। इस वर्ग में मृतोपजीवी जीवाणु तथा कवक इत्यादि आते हैं जो पेड़ पौधे तथा जीव जंतु तथा मृत कार्बनिक पदार्थों को सड़ा गलाकर एवं विघटित करके सूक्ष्म एवं सरल कार्बनिक एवं अकार्बनिक यौगिक में परिवर्तित कर देते हैं। मतलब जो भी पौधे या जीव जंतु मर जाते हैं तो उनको सड़ा गलाकर यही अपघटक कार्य करते हैं, और इनको सिंपल कार्बनिक और इनकार्बनिक कंपाउंड्स में डिस्ट्रीब्यूट करके तो फिर मेरे जो ये होते हैं उत्पादक होते हैं उनको भेज देते हैं। वो उत्पादक फिर वो अपना भोजन खुद से बनाते हैं, फिर उसको उसको उत्पादक उपभोक्ता खाते हैं, फिर उपभोक्ता मरता है, फिर जब घटक होता है अपघटन होता है, फिर उसको स्वपोषी के पास भेजा जाता है। तो ऐसे एक चक्रीय चीजें चलती रहती हैं, ठीक है। ये 3 चीजें यहाँ पे बताई गई हैं, इसको पढ़ लीजिएगा और थोड़ा सा फोन करके एक नोट भी बना लीजिएगा साथ साथ। तो बायोटिक में मेरे बायोटिक मतलब जैविक घटक। जैविक घटक में मेरे कौन कौन से आ गए? 3 चीजें आ गई, उत्पादक, ठीक है, ये आपका उत्पादक आ गया, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर। प्रोड्यूसर कौन होते हैं? जो खुद का भोजन खुद बनाते हैं। उपभोक्ता कौन से होते हैं? उपभोक्ता वो होते हैं जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड करते हैं। उपभोक्ता 4 प्रकार के होते हैं। पहला प्राइमरी उपभोक्ता जिसे हम शाकाहारी बोलते हैं। दूसरा सेकेंडरी उपभोक्ता या द्वितीयक उपभोक्ता जिसे हम मांसाहारी बोलते हैं, जो कि शाकाहारी जीवों को खाता है। तीसरा हो गया तृतीयक उपभोक्ता जो कि मांसाहारी जीवों को खाता है। चौथा हो गया उच्च स्तरीय मांसाहारी जीव जो मांसाहारी जीवों को खाता है पर उसको कोई नहीं खाता है।
ठीक है, तो ऐसे करते करते आपको आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे। नेक्स्ट मेरा अजैविक घटक। अब अजैविक घटक में अकार्बनिक घटक और कार्बनिक घटक आ जाता है। ठीक है, किसी भी परिस्थिति में पाए जाने वाले निर्जीव पदार्थ एवं उसके निर्जीव पदार्थ को ही उसका जैविक घटक कहलाता है। अब जैसे अकार्बनिक घटक कौन कौन से हो गए? अकार्बनिक घटक कौन कौन से हो गए इस वर्ग में? इसमें मृत पौधे एवं इस वर्ग में खनिज लवण जैसे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कैल्शियम, सल्फर, फास्फोरस, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऐसी गैसें सम्मिलित हैं जो जीवन के लिए आवश्यक तत्व हैं। ठीक है, ये कार्बनिक घटकों में कहलाई जाएगी। तो अकार्बनिक घटक में कौन से आएंगे? इसमें मृत पौधे व जंतु से प्राप्त प्रोटीन, शर्करा, लिपिड जैसे कार्बनिक पदार्थ तथा इनके अपघटन से उत्पन्न माध्यमिक अथवा अंतिम उत्पाद जैसे यूरिया तथा ह्यूमस शामिल होते हैं। ठीक है, तो अजैविक घटक में दो प्रकार के हो जाएंगे, कार्बनिक और इनकार्बनिक। तीसरा हो जाता है जल जलवायुवीय तथा भौतिक घटक। तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब इसका हम लोग इसके इसके फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं कि इसके पारिस्थितिकी तंत्र के फंक्शन क्या होते हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र सदैव क्रियाशील रहता है, जैसा कि पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों का प्रवाह एक चक्र के रूप में होता है। चक्र के रूप में भाई कि पहले परपोषी, फिर उपभोक्ता, ठीक है, फिर अपघटन, फिर परपोषी पर चलेगा, फिर चक्रीय फॉर्म में होता रहता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र सदैव क्रियाशील रहता है, जैसा कि पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न पदार्थों का प्रवाह एक चक्र के रूप में होता है। सभी स्तरों के जीवों के मृत शरीरों को अपघटित करने का कार्य अपघटक करते हैं। इस क्रिया में सौर ऊर्जा का उपयोग होता है। इनको कुछ पारिस्थितिकी विज्ञानी या पारक्रमक ट्रांसड्यूसर भी कहते हैं। ठीक है, हरे पौधे सूर्य की किरणों विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। पर्यावरण तथा जैव समुदायों के मध्य होने वाली क्रमबद्ध रासायनिक क्रियाओं के कारण ही पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का क्रमबद्ध प्रवाह एक दिशा में होता है तथा खनिजों का चक्रीय प्रवाह संभव हो पाता है। जैव भू रासायनिक चक्र जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, जल, फास्फोरस आदि पारिस्थितिकी तंत्र में खनिजों को उपलब्ध कराते समय इसके लिए आवश्यक ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र से प्राप्त होती है। अब इसके बाद ये डिफरेंस बिटवीन आ गया इकोलॉजी और इकोसिस्टम के बीच का अंतर। ये आपके क्वेश्चन में एग्जाम में आ सकता है कि इकोलॉजी और इकोसिस्टम के बीच में अंतर बताइए। तो ऐसे ये करते हुए यहाँ पे बहुत सारे अंतर है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। हर चीज नहीं बताई जा सकती इसमें। उसके बाद फिर इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज आ जाती है वो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव होता है। जैसे कि आपको थर्मोडायनेमिक्स, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स या ऊष्मागतिकी के नियम में बताया गया कि ऊर्जा को न तो बना सकते हैं, ना उसको उसको विनाश किया जा सकता है। ठीक है, ऊर्जा को सिर्फ एक ऊर्जा से दूसरी ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। मतलब एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड नॉट इट कैन बी फॉर्म्ड। ठीक है, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ऐसे ही ऊर्जा की तो इसमें भी जब भी उपभोक्ता, मान लीजिए कि तीन उपभोक्ता थे यहाँ पे, ये मेरा स्वपोषी था, ये मेरा उपभोक्ता परपोषी था, या उपभोक्ता बोल दो। ठीक है, ये मेरा परपोषी था और ये मेरा घटक था। तो जब भी स्वपोषी अपना खाना बनाया, ठीक है, स्वपोषी अपना खाना बनाया और परपोषी इसको खाया, तो 90% ऊर्जा 90% ऊर्जा जो होती है वो हास्य हो जाती है। सिर्फ 10% ऊर्जा ही इसको इस परपोषी को मिल पाती है। ऐसे ही परपोषी जब परपोषी करता है तो इसमें इसमें फिर 90% ऊर्जा मिलती है, 90% ऊर्जा का हास हो जाता है। ठीक है, तो यही बताया जा रहा है कि ऊर्जाएं विनाश नहीं होती हैं, ये कन्वर्जन के दौरान इनका हास हो जाता है 90% का। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे ऊर्जा प्रवाह का बताया गया है कि ऊर्जा का 100% रूपांतरण संभव नहीं है। इसका एक पक्षी प्रवाह तथा आगामी पदार्थों का परिसंचरण की परिस्थिति इकोलॉजी के सिद्धांत में कार्य करता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो समझाया गया उपभोक्ता, वही चीजें समझाई गई जो अभी आगे पढ़ा।
पढ़ा है ना कि उपभोक्ता या उत्पादक में से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। उपभोक्ता जो है उत्पादकों में से अपना भोजन प्राप्त करता है। इस प्रकार उत्पादक, उपभोक्ता तथा अपघटक भोजन से संबंधित श्रृंखला बनाते हैं और इसी श्रृंखला को हम लोग पोषी संचरण कहते हैं, पोषी या ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। ठीक है, जो तीन उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक भोजन जो आप एक दूसरे से संबंधित होते हैं, इसी को ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। पौधों द्वारा भोजन को ऊर्जा के रूप में संचित करना तथा फिर पौधों से क्रमशः विभिन्न पोषी स्तरों को के जीवों से भोजन के साथ इसी ऊर्जा के स्थानांतरण को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। पौधों द्वारा भोजन को ऊर्जा के रूप में संचित करना तथा फिर पौधों से क्रमशः विभिन्न पोषी स्तरों के जीवों में भोजन के साथ इसी ऊर्जा के स्थानांतरण को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। प्राकृतिक समुदायों के जीव भिन्न भिन्न स्रोतों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो भोजन के स्रोत पोषी स्तर कहलाते हैं। इसमें पौधे जो भोजन का स्वयं निर्माण करते हैं प्रथम पोषी या उत्पादक स्तर कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हो गई प्रथम पोषी या उत्पादक की। ठीक है, इसी प्रकार हरे पौधों को खाने वाले द्वितीय पोषी स्तर या प्राथमिक उपभोक्ता, जैसा कि हम लोग आगे पढ़े हैं, प्राथमिक उपभोक्ता जो हरे पौधों को खाते हैं उन्हें प्राथमिक उपभोक्ता या यहाँ पे द्वितीय पोषी स्तर कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे ही तीसरा होता है जो शाकाहारी जीव जंतुओं को खाने वाले मांसाहारी जंतु, तृतीय पोषी स्तर या द्वितीय उपभोक्ता स्तर कहलाते हैं। ठीक है, तो जो शाकाहारी जंतु को खाता है वो द्वितीय उपभोक्ता स्तर कहलाता है। और तीसरे क्या होते हैं, अंत में पौधे तत्व जो जीव जंतु को खाने वाले सर्वभक्षी, जिन्हें चतुर्थ पोषी स्तर या तृतीय उपभोक्ता कहलाते हैं। ये चीजें हम लोग आगे पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए इसका यूज कहाँ कहाँ है, इसको छोड़ दीजिएगा। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो इसमें ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार पारिस्थितिकी तंत्र में प्रकाश ऊर्जा की ऊष्मा ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है एवं रासायनिक ऊर्जा ही श्वसन क्रिया के कारण ताप ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, जिसके कारण पोषण स्तर का संपादन हो जाता है। और ऊष्मागतिकी के दूसरी नियम के अनुसार जब कभी ऊर्जा का एक रूप दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाता है तो ऊर्जा का ह्रास होता है। ठीक है, बताया था ना ऊर्जा का, जब एक रूप दूसरे में परिवर्तित होगा तो 90% ऊर्जा ह्रास हो जाती है, सिर्फ 10% ऊर्जा ही उसके पास पहुंचती है। इसलिए जैसे 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 हम लोग देखो, जैसे जैसे हम लोग चीजें खाते हैं, जैसे शाकाहारी भोजन को, शाकाहारी जीव जंतु को हम कोई मांसाहारी खाता है तो उसके अंदर सिर्फ 10% ऊर्जा ही उसकी पहुंचती है, 90% ऊर्जा तो उसकी चली जाती है। तो ऐसे ही मांसाहारी को कोई खाएगा। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे देखो उनकी जो संख्याएं होती है वो भी कम होती है। मांसाहारी जीवों की संख्या कम है एज कम्पेयर टू कंज्यूमर जो खुद भोजन, सॉरी, एज कम्पेयर टू प्रोड्यूसर जो खुद भोजन बनाते हैं। ऐसे ही मांसाहारी को जो दूसरा मांसाहारी खाएगा उनकी संख्या और कम है। तो संख्या कम क्यों हो रही है, क्योंकि ऊर्जा का ह्रास लगातार होता जा रहा है। ठीक है, तो ये सब चीजें बहुत डिटेल, ये सब बहुत बारीकी वाली चीजें हैं, तो आप लोग हल्के में समझ रहे हो, ये बहुत बारीक वाली चीजें हैं। हमको तो इजी लग रहा है कि पौधों को वो खाएगा, उसको वो खाएगा, लेकिन अगर आप देखा जाए आपके पारिस्थितिकी तंत्र या पृथ्वी में मांसाहारी जीवों की संख्या बहुत कम है एज कम्पेयर टू दोज एनिमल जो सिर्फ शाकाहारी है। ऐसे ही वे एनिमल जो मांसाहारी को ही खाते हैं और उनको कोई नहीं खा सकता, उनकी संख्या और कम है। ठीक है, तो ये एक पिरामिड का फॉर्म बनता है, ये एक पिरामिड का फॉर्म बनता है। इसी इसी चीज को हम लोग आगे, अब इसके बाद हम लोग खाद्य श्रृंखला पढ़ना, उसके बाद फिर पिरामिड पढ़ना है, खाद्य पिरामिड। तो उसमें बताया जाएगा, उसमें दिखाया जाएगा कि कैसे छोटी मछलियों को बड़ी मछली खाती है, बड़ी मछलियों को उससे भी बड़ी मछली खाती है। लेकिन जैसे जैसे छोटी मछलियों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, उसके बाद जो उनको खाने वाली मछलियों की संख्या बहुत कम होती है, और जो बड़ी मछली होती है उनकी संख्या और कम होती है। तो ये एक पिरामिड का फॉर्म बन जाता है। वही चीज हम लोग आगे पढ़ना है। तो यहाँ पे देखिए चक्र बताया है। उत्पादक ऊर्जा, उत्पादक ऊर्जा मतलब जो भोजन बनाएगी, प्रकाश संश्लेषण जा रहा, सूर्य से प्रकाश संश्लेषण जा रहा उत्पादक ऊर्जा से, फिर प्राथमिक उपभोक्ता ऊर्जा बना, फिर द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, फिर चतुर्थ उपभोक्ता, फिर कदम पठन है। ठीक है, तो पहले भोजन बनता है, फिर उसको प्राथमिक उपभोक्ता खाते हैं, फिर उसको द्वितीय उपभोक्ता खाते हैं, फिर उसको तृतीय उपभोक्ता खाते हैं, उसके बाद उसको
उच्च स्तरीय उपभोक्ता खाते हैं, जो कि जिनको कोई नहीं खा सकता। और उसके बाद जिनको जब कोई नहीं खा सकता तो वो मर जाते हैं, और मरने के बाद उनका अपघटन होता है। अपघटन होने के बाद जो अजैविक या जैविक पदार्थ मिलते हैं, सॉरी, उनके जो कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ मिलते हैं, वो फिर पौधों द्वारा खींच लिए जाते हैं, क्योंकि पौधा अपना भोजन तो बनाएंगे, अब पूरी ऊर्जा से तो भोजन बनाते ही बनाते हैं, बट उनको कुछ कार्बनिक प्रोडक्ट भी तो चाहिए रहता है। तो वो कार्बनिक प्रोडक्ट कहाँ से आता है? ये जो सड़े गले जानवर होते हैं, वो मिट्टी में मिल जाते हैं, वहां से पौधे अपना फिर भोजन बनाते हैं, फिर ये चक्र चलता रहता है। ये सब चीजें एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। ठीक है। हम धीमे धीमे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, तो हम लोग को जो नेक्स्ट पढ़ना है वो खाद्य श्रृंखला पढ़ना है। खाद्य श्रृंखला कैसे काम करती है, अलग अलग परितंत्र, अलग अलग खाद्य श्रृंखला होती है। जैसे वहाँ वन परितंत्र में वन की अलग खाद्य श्रृंखला होती है। ठीक है। क्या फिर जलीय परितंत्र में जलों की जलीय जीव जंतु की अलग खाद्य श्रृंखला होती है। तो अलग अलग परितंत्रों की अलग अलग खाद्य श्रृंखला हम लोग को पढ़नी है। उसके बाद फिर हम लोग उसी पिरामिड में पहुंचेंगे, फिर जैव विविधता पढ़ेंगे, उसका फिर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही क्लास रखते हैं। आज कोई नहीं आया है क्लास में, लेकिन मैं भी थोड़ा अड़ियल हूँ कि कोई नहीं आया है, तो हम लेंगे क्लास। ठीक है। इसका वीडियो आप लोग को रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा।